गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और अब तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी आपके कैलेंडर पर आपने नोट कर ली होगी कि 8, 9 या 10 ये 3 तारीखों में से एक दिन वो होगा जिस दिन आप अपना सबसे अच्छा भविष्य का हुनर लिख रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। और जहाँ भी कहीं आपको कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, आप बताइएगा। जब तक आप बताइएगा नहीं, मैं उस चीज़ के बारे में कैसे जान लूँगा। और आप बताएंगे तो मैं आपकी जो भी कमज़ोरी है उसको मदद दूर करने में आपकी मदद करूँगा। तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से कर रहे हैं और किस प्रकार से नहीं, मुझसे बताइए। और आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। जैसा कि आप थंबनेल में यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज का मोटिवेशनल कोट, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती। ये सत्य है, सक्सेस कभी हार्ड वर्क से नहीं आती। हार्ड वर्क तो पता नहीं कौन कौन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती। तो उसके कारण पीछे कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कहीं ना कहीं वो स्मार्ट अप्रोच की कमी रह जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वो स्मार्ट वर्क DAF एग्ज़ाम से जुड़ करके अपना पूरा कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है आपकी रणनीति में कि प्रीवियस ईयर के सभी मॉक्स आप लगाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए। मैं आपको प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं और उनके चलते आप अपने तैयारी को मजबूती देने का काम कर रहे होंगे। उनसे एटलीस्ट आपको एक अंदाजा तो हो जाता है कि हाँ भाई, प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिलहाल मैं 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो करा रहा हूँ। जैसे ही 2021 के क्वेश्चन चलेंगे मैं आपको तब भी बता दूंगा कि 2024 के आए हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सभी मैंने समाप्त कर दिए हैं और अब 2021 के क्वेश्चंस मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो आपको एक अंदाजा ये हो गया होगा, एटलीस्ट आप ज़्यादा कुछ ना कर पाओ तो 2021 और 2024 इनके क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीक़ा से और उनसे उनके जैसे और क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीक़ा से बना सकते हो, आप बहुत अच्छी तरीक़ा से कर सकते हो। तो आइए चलते हैं आज की क्लास के अपने पहले सवाल पर और मिलते हैं आपको सवाल के साथ। देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रम से 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। तो वह संख्या हमें बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिससे हम इनको भाग देने पर क्रम से 6 और 10 शेषफल प्राप्त कर सकें। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 और 10 जो शेषफल प्राप्त हो रहा है इन्हें ही बाहर कर देंगे, इन्हें ही बाहर कर देंगे। करो बाहर इन्हें, 990 और 1330। ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। अगर हम 990 में किसी संख्या को भाग दे तो 6 शेषफल प्राप्त हो रहा हो, तो इसमें से 6 माइनस के कर देंगे। 10 में से 6 गए तो 4, ये 8, ये 9। तो ये संख्या तो बची आपकी 984। ठीक है, और अगर हम इसमें से इसका शेषफल 10 प्राप्त हो रहा हो तो इसमें से 10 निकाल देंगे। तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, ये 3, ये 1। बड़ी सबसे बड़ी संख्या यानी कि इसका मैं से ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं, 1320 में 984 का भाग कर दो तो 984 एकम 984, 984 एकम 984। 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6। 11 में से 8 गए तो कितने बचे, 3। 12 में से 9 गए तो 3, 984। 336 से भाग दे दो।
हालांकि मैं इसे इस प्रकार भी कर सकता था, 336 या तो 336 इसका एचसीएफ होगा या इसके कोई फैक्टर। अब 336 को अगर मैं फैक्टर में तोड़ूं तो 14 और 24, 14 और 24 इसके दो फैक्टर मुझे ध्यान आ रहे हैं। मुझे रिमेम्बर हो रहा है कि 14 और 24 को जब हम गुना करेंगे, 4 चौक 16 को 6 का 16 को 1, ठीक है ना। तो 24 से अगर 90 को भाग देंगे तो 24 धाम 240, 24 20 एम 480, हाँ 990 भी कट जाएगा 24 से और वो भी कट जाएगा। इससे देख लेते हैं, 24 आ रहा है मेरी उस प्रकार से, तो गुणनखंड उसके गुणनखंड से, तो 6 दूनी 12 के 2 का हासिल देखो 1, 3 3 9, 3 दूनी 6 1 का 7, 3 दूनी 6 घटा लेंगे, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में 7 गया तो 1, 9 में से 6 गए तो 3, 312, तो 336 एकम 312, 312, 6 में से 2 गए तो 4, 3 में से 1 गए तो 2, 312, 24 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 24 एकम 24, 7 बचे 2, 24 तिया 72, 24 आ गया। मैंने कहा था ना, इसके मुझे फैक्टर्स मुझे रिमेम्बर हो रहे हैं। 336 जैसे ही मैंने यहाँ 336 देखा तो मुझे इसके गुणनखंड एकदम तुरंत मुझे रिकॉल हो गए। 336 के तो गुणनखंड इसके तो टुकड़े हो सकते हैं, और इन दोनों को आपस में घटा करके या तो वही एचसीएफ होगा या उनके गुणनखंड एचसीएफ होंगे। तो 14 14 से एक नहीं कटती, 1330, तो 24 इसका एचसीएफ होगा और 24 ही वो संख्या होगी, और ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए बच्चों देखिए इस सवाल को। ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 1.2 है, यानी कि 30 संख्याएं हैं उनका औसत 1.2 है। उनमें से पहले 20 का औसत, यानी इन 30 संख्याओं में से पहले 20 संख्याओं का औसत 1.1 है, और अगले यानी कि अगले 20 से आगे के जो 9 संख्याएं हैं उनका औसत 1 है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। तो चलिए करते हैं ज्ञात। देखो सबसे पहले तो ये 30 संख्या दे रखी हैं, पहले तो इन 30 संख्याओं को निकाल लो कितनी है टोटल। औसत दे रखा है, टोटल संख्या निकाल लेंगे। यानी कि 30 संख्या हमें ये दे रखी है, इनका औसत कितना दे रखा है 1.2। इसमें अगर मैं गुना 30 की कर दूं तो कुल संख्या कुल मान या आ जाएगा, यस या नो। 30 की मैं इसमें गुना करूंगा तो 0 से तो ये दशमलव हट जाएगा, और 12 में 3 की गुना करी 12 तिया 36। टोटल मान 30 का कितना है 36। अब ये कह रहा है उनमें से पहले 20, यानी इन 30 में से जो फर्स्ट 20 हैं, फर्स्ट 20, पहली जो 20 हैं इनका औसत 1.1 है। उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है, तो फर्स्ट में से पहले 20 का औसत 1.1 है। कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो तो बताइए। उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है, पहले 20 का औसत 1.1 है। ठीक है, तो टोटल इसका भी मान निकाल लेते हैं। 0 से ये हटा, 11 दूनी 22। अब ये कह रहा है अगले 9 का औसत 1 है। 20 के बाद में जो अगले 9 हैं इनका औसत 1 है। इसमें भी हम 9 की गुना कर लेंगे, इसमें भी हम 9 की गुना कर लेंगे।
अगले 9 का औसत जो है वो 1 है, तो अगले 9 हो गए, इनका औसत 1 है, तो 1 में 9 की गुना कर लेंगे, ये कितना आया 9। 12 22 और 9 कितने हो गए टोटल 31। टोटल कितनी थी 36, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5, तो अंतिम संख्या क्या हो गई 5। दिस इज लास्ट। ओके, कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई समस्या परेशानी किसी भी बात की हो तो बताओ, आइए चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल क्या कहता है, ये कहता है कि आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8:7 के अनुपात में है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8:7 के अनुपात में है। साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान के परितः परिमाप के अनुदिश 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मैदान के परितः परिमाप के अनुदिश, ठीक है ना, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है लंबाई अनुपात ब्रेथ चौड़ाई का रेशियो, कितना दे रखा है 8:7। इन्हें हम x मान लें थोड़ी देर के लिए, 8x और 7x क्यों मान ले अभी बताएंगे। अब ये कह रहा है इस मैदान के परितः परिमाप, कोई मैदान है ये आयताकार मैदान है, ठीक है जी, वर्ग बन गया ये तो, ये आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई तो 8x हो गई, चौड़ाई इसकी 7x हो गई, इसके चारों ओर साइकिल वाला 28 की स्पीड से साइकिल चला रहा, और यहां से चलकर, मान लो यहीं से ही चलकर, तो आयत के परिमाप का सूत्र लगाते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस के b, 2l प्लस के b। आयत का परिमाप कितना दे रखा हो 2.8.8, 2.5 मिनट, इसके घंटे में बना लेंगे, बराबर ये l कितना है 8x, b कितना है 7x, 8 और 7 15, 15 दूनी 30x, तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 8x है, ये 7x है, दोनों जोड़ के 15 हो गए, 15 दूनी 30, 30x हो गए, दशमलव से दशमलव एक जीरो बढ़ा ली, 25 से ही कट गया 24 बार। ठीक है, 25 से कट गया 24 बार, और 24 से ये कट गया 1.2 बार, 24 से ये कट गया 1.2 बार। अब हम ये देख रहे हैं कि हम इसको मीटर में बना लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं ये मीटर में दिए गए हैं, तो इसको मीटर में बना लेंगे। तो 1.2 जो है ये है किलोमीटर, मीटर में बनाने के लिए 1000 की गुना कर देंगे तो ये 1200 हो जाएगा, बराबर 30x, 0 से 0 गया, 3 से 3 चौक 12, 40, x का मान आ गया 40, 40 यहाँ रख देंगे x का मान, 4 अट्ठे 32, 320 तो उसकी लंबाई हो गई, 4 सत्ते 28, 280 उसकी चौड़ाई हो गई। तो हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का क्षेत्रफल A बराबर कितना होता है L इंटू बी। L कितनी है 320, B कितनी है 280, दोनों की गुना कर देंगे, 32 और 280,
ये आ जाएगा 89600। ठीक है जी, 89600। मैदान का क्षेत्रफल पूछा था, ये क्षेत्रफल निकल करके आ चुका है। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए बच्चों, ये कह रहा है 39 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। कि 39 व्यक्ति हैं, वो 10 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका कहने का मतलब है अगर 30 व्यक्ति कार्य पे लगे, 39 की जगह 30 व्यक्ति कार्य पे लगे और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें, यहाँ प्रतिदिन 10 घंटे कार्य हो रहा है। इसका कहने का मतलब है कि प्रतिदिन अब मैं 6 घंटे ही कार्य कराऊंगा, तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे ये लोग। ठीक है, तो करते हैं। मैंने कल आपको बताया था परसों की क्लास में, इसका फॉर्मूला होता है M1 D1 T1। ठीक है जी। डी आम, एम का मतलब हो गया मैन, आदमी, डी का मतलब हो गया दिन, और टी का मतलब हो गया समय, कितना समय लग रहा है। दूसरी तरफ M2 D2 और T2। ठीक है, अब इनके मान रख देते हैं। 39 व्यक्ति हैं, D1 कितने दिन है, 12 दिनों में, T1 कितना समय है, 10 घंटे, M2 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे समय, समय कितना है 6 घंटे, तो कितने दिनों में हो जाएगा, D2 की वो बात कर रहा है। तो सीधा सीधा हम इसको 39 गुना 12 गुना 10, 30 और 6 को हम यहाँ ले आएंगे, इधर गुना है तो इधर भाग में आ जाएंगे। 30 गुना 6 बराबर D2। इनको यहाँ डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12 और 3 से ये कट जाएगा 39 बार, 13 दूनी 26। तो D2 की कितना, D2 कितने दिन है, 26। 26 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा उसकी इस शर्त के अनुसार भी। 26 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा उसकी इस शर्त के साथ भी। कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूले में हमने मान रखे हैं, सॉल्व किया है और आंसर। किसी को कोई समस्या हो तो बता दो। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है P और Q का अनुपात 5:6 है, Q और R का अनुपात 14:15 है, तो P और R का अनुपात क्या होगा। यानी कि हमें P और Q का अनुपात दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 5 और 6। Q और R का अनुपात दिया हुआ है 14:15, 14:15। तो P और R का अनुपात ज्ञात करने के लिए वो हमसे कह रहा है। ठीक है, तो करते हैं, कोई बात नहीं।
करते हैं तो इस सवाल को देखते हैं। तो P, Q और R, ठीक है। हमें दे रखा है 5 और 6। P का अनुपात कितना है इसमें 5, Q का अनुपात कितना है 6। अब कह रहा है Q और R का अनुपात 14:15 है। Q का 14 और R का 15, ठीक है जी। रेशो लेते वक्त, अनुपात निकालते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना कि जो खाली बच जाए उसे साइड वाले से भर दो। नीचे खाली बच रही है तो नीचे, इधर तो साइड वाला है नहीं, इधर है तो इसे इधर से भर दो। तो 6 यहाँ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जो जगह खाली बची हुई है उस जगह को साइड वाले से भर दो, उस जगह को साइड वाले से फिलअप कर दो। तो अब हमने ये काम कर दिया है। तो अब इनकी आपस में गुना, इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना। तो 5 की 14 में गुना हो जाएगी तो 70, 6 की 14 में हो जाएगी तो 84, 6 की 15 में हो जाएगी तो 90। ठीक है जी। अब वो हमसे पूछ रहा है P और R का अनुपात, P अनुपात R। P कितना आया है हमारा 70, R कितना आया है हमारा 90। 0 से 0 खत्म, 7:9। यही हमारा आंसर है। ओके जी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलते हैं तो नेक्स्ट सवाल पर। देखो बच्चों इस सवाल को, ये कह रहा है एक बस दिल्ली से कानपुर जा रही है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यानी कि प्रत्येक 15 मिनट, हर स्टॉप पे 15 मिनट रुकती है और ऐसे 4 स्टॉप होते हैं। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की जो औसत गति है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर ड्राइवर कहीं पर भी बस को ना रोके, कोई सी भी स्टॉप पर बस को ना रोके, सीधी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह सीधा सूटा सूट दिल्ली से कानपुर, इस प्रकार से अगर वो बस चलाता है तो बस की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो दिल्ली से कानपुर की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दिल्ली से कानपुर तक की दूरी ज्ञात करने के लिए वह कह रहा है। ठीक है, पहले तो हम जितने भी स्टॉप हैं उसका समय निकाल लेते हैं। स्टॉप कितने हैं? 15 मिनट के 4 स्टॉप हैं, यानी कि 15 मिनट के कितने स्टॉप हैं? 4, यानी कि 60 मिनट या 1 घंटा भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है जी, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमें ये इसको घंटा भी बनाना पड़ेगा, तो हमने पहले ही इसे 1 घंटे में यहाँ पर लिख लिया है, 60 मिनट या 1 घंटा। ठीक है, अब वो कह रहा है हमसे दिल्ली से कानपुर तक की दूरी ज्ञात करो। मान लो कुल दूरी x है, माना दूरी जो है, माना दूरी बराबर x। तो जब x की दूरी जा रहा है, रुक रुक कर जा रहा है, तब औसत गति कितनी है? 50। तब औसत गति कितनी है? 50। और जब बिना रुके जा रहा है, और जब बिना रुके जा रहा है तब औसत गति कितनी है? 60। यहां ऐसा करने में किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? जब कुल दूरी को रुक रुक कर जा रहा है तो 50 की स्पीड औसत गति आती है, और जब बिना रुके जाता है तो x में 60 की चाल से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो ये बिना रुके वाली आ गई। अगर हम इन दोनों को घटाएंगे, अगर हम इन दोनों को घटाएंगे
तो समय का अंतर आ जाएगा, कितना है वो, 1 घंटा। रुक रुक कर जाता है और बिना रुके जाता है, दोनों में फर्क क्या पड़ता है, 1 घंटे का अंतर लगता हो। ठीक है जी, कितना अंतर आता है इसका, 1 घंटे का अंतर आता है, दोनों में 1 घंटे का अंतर आता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 का और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 300। 50 का और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 300। 50 सिक्के 300, तो ये हो गया 6। 60 पंजे 300, ये हो गया माइनस के 5। ठीक है जी, x यहाँ बाहर कॉमन ले लो, बराबर 1। ओके, x बराबर 300/5, 6 माइनस के 5, ये नीचे आ जाएगा, 300/1। x बराबर 300, तो दिल्ली से कानपुर तक की दूरी कितनी होगी, 300। इतना सा सवाल था आपका। किसी को कोई परेशानी हुई हो तो बता दो। दोनों की औसत कितना अंतर है, 1 घंटा। 1 घंटा हमने वो पहले निकाल लिया था, 15-15 मिनट के 4 स्टॉप, 1 घंटा सॉल्व कर दिया, 300 आ गया। किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो। जहां तक मैं समझता हूँ कोई परेशानी वाली इसमें कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बच्चों, ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 तीनों से विभाज्य, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 24, 48 और 60 इनसे पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अगर मैं फैक्टर मेथड से निकालना चाहो तो फैक्टर से निकाल लो, और इनके गुणनखंड मेथड से निकालना चाहो इनका, तो उनके गुणनखंड मेथड से निकाल लो। इनका एलसीएम निकालना है 24, 48 और 60। एलसीएम फैक्टर मेथड से आसान होता है। 12 दूनी 24, तो 3 गुना 4 12 होगा, 12 दूनी 24। 16 थी 48, तो 3 गुना 16, 2 गुना 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है जी। और 60 को 12 पंजे 60, 3 गुना 4 गुना 5। ओके ओके, इस प्रकार गुणनखंड विधि से निकालना चाहो गुणनखंड, और फैक्टर मेथड से निकालना चाहो तो फैक्टर मेथड से निकाल लो। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, 48 और 60। 2 से इसको निकालोगे तो 2 से 12 बार, 24 बार, 30 बार। 2 से करोगे तो 2 सिक्के 12, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। 2 से निकालोगे 2 तिया 6, 2 सिक्के 12, 15, ऐसे ही। फिर 2 से 3, 3 और 15, और 3 से 1, 1, 3 पंजे 15, और 5 से 1, 1, 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 पंजे 240। 48 पंजे 240। ओके, इनसे निकालना चाहो इनसे निकाल लो। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4। 2 4 बार है, 1, 2, 3 और 4। 3 सब में एक एक बार है, 3 सब में एक एक बार है। ठीक है, यहाँ हम इस 4 को 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यहाँ भी हम इस 4 को 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 में ये सभी 2 काउंट हो चुके हैं, तो ये 4 आ चुके हैं, 3 यहाँ आ गया, 5 वहाँ आ गया, यही सिक्वेंस बन गई। 1, 2, 3, 4 गुना 3 गुना 5 बराबर 240। ये इनका
एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने के मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए। सीधा इनके गुणनखंड से करना चाहो गुणनखंड से एलसीएम निकाल लो, और वो संख्या पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या 240 ही होगी और कोई नहीं होगी। ठीक है जी, कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिएगा बच्चों, इसमें ये कह रहा है एक सेना का अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वे एक ठोस वर्ग में भी वे एक ठोस वर्ग में भी वो कह रहा है कि वो एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, न्यूनतम संख्या की बात आ गई है। न्यूनतम संख्या की मतलब है कि हमें एलसीएम निकालना है। तो मैंने बताया था गुणनखंड से कर लो चाहे फैक्टर मेथड से कर लो, बात एक ही है। 12 को 4 गुना 3, 4 को 2 गुना 2 गुना 3, 15 को 3 गुना 5, 16 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 18 को 2 तिया 6 तिया 18। ठीक है जी। अब दो, इसमें दो बार है, यहाँ 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्या 4 से भी ज्यादा 2 है कोई? नहीं है ना। 3 यहाँ 2 बार है तो 3 2 बार को लिख लो। ठीक है जी। 5 एक बार है, 5 एक बार है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और ये 5, 16 पंजे 80, 8 सिंह 72, 720। 720 आ गया इनका न्यूनतम संख्या। अभी इसमें एक चीज और है जो मैंने अंडरलाइन की थी, जिसको मैंने कहा था ध्यान रखने वाली चीज है। एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्था करे। ठोस वर्ग में, अच्छा ये वर्ग कब बन सकता है? वर्ग कोई संख्या है, मान लो 2 है, 2 कब वर्ग बनेगी? जब इसमें 2 की गुणा होगी, यानी एक पेयर पूरा होना चाहिए। क्या इसमें एक पेयर पूरा है? हाँ पूरा है। ये पेयर पूरा है? हाँ पूरा है। ये पेयर पूरा है? हाँ पूरा है। ये पूरा नहीं है तो इसमें एक 5 की गुणा और होगी, तो यहाँ एक 5 की गुणा और कर लेते हैं। तो 5 0 0, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35, इक्का 36, और यही हमारा आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? वर्ग में बनाना है, वर्ग में एक जोड़ा 5 का ही नहीं था, 5 से गुना कर दी, इसमें और कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल जो है वो 36 है। कितना है? 36, और उनका HCF 4 है। तो इन संख्याओं के कितने युग्म संभव है? तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म, कितने जोड़े संभव है? यानी कि वो कह रहा है दो संख्याएं हैं उनका योगफल 36 है। क्या कह रहा है वो? दो संख्या हैं उनका योगफल 36 है और उनका HCF दे रखा है हमें 4। ठीक है, मैं मान लेता हूं संख्या फर्स्ट
संख्या सेकंड। दो संख्या हो गई, दो संख्याओं का योगफल। अगर मैं इनका योगफल देखूं तो ये योगफल कितना है 36। और उनका HCF, क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है HCF यानी मैथ है, इनका कितना है वो है 4। ठीक है जी। मान लो संख्या कोई एक A है एक B है, इन दो संख्याओं का योगफल 36 है, तो इनका HCF 4 है। ठीक, एनी डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। अब 4 जो है ये संख्याओं का ही गुणज होता है, यानी दो संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों डिवाइड कर देगी, दोनों से मल्टीपल भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो यहाँ 4 कॉमन भी आ जाएगा, तो A प्लस बी बराबर 36। तो A प्लस बी बराबर 36/4। किसी को कोई डाउट? यहाँ तक कोई परेशानी? अब 4 से ये कट जाएगा, 4 नाम 36। ठीक है, तो A प्लस बी बराबर कितना आ गया 9। अब हमें ऐसे युग्म तैयार करने हैं जिनको जोड़ करके तो 9 आए, लेकिन उनका HCF 1 हो, अब ऐसे युग्म 1 प्लस 8 बराबर 9, 2 प्लस 7 बराबर 9, 3 प्लस 6 बराबर 9, 4 प्लस 5 बराबर 9। अब यहाँ से ही उल्टे रिपीट चल जाएंगे वो तो फिर, ठीक है ना, यानी 5 यहाँ, 4 यहाँ, 6 यहाँ, 3 यहाँ। तो ये ऐसे 4 जोड़े हैं जो इस चीज को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन HCF 1 होना चाहिए। इसका HCF 1 है, क्या ये 1 के अलावा किसी और से कटते हैं? नहीं कटते, तो ये जोड़ा हमारा कंफर्म है। क्या ये 1 के अलावा किसी और से कटते हैं? नहीं कटते, तो ये जोड़ा भी हमारा कंफर्म है। क्या ये 1 के अलावा किसी और से कटते हैं? हाँ, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये जोड़ा हमारा कंफर्म नहीं होगा। ये 1 से कटते हैं, 1 के अलावा किसी और से नहीं, तो ये जोड़ा भी हमारा कंफर्म है। तो ऐसे कितने युग्म संभव है? 3 युग्म। आंसर। कोई परेशानी हो तो बताइए। यानी कि दो संख्याओं का योगफल 36 है, हमने दो संख्या मान ली A और B, इनका HCF कितना दे रखा है 4, 4 से दोनों को गुना कर दिया तो 4 यहाँ कॉमन ले दिया, A प्लस बी बचा बराबर 36 हो गई। यहाँ A प्लस बी का मान निकाल दिया, 36 में 4 को डिवाइड, 36 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर 9 आ गया। अब हमें दो ऐसे युग्म ले की सर्च करनी है जो जोड़ कर तो उनको 9 आए और उनका HCF 1 हो। तो ऐसे हमारे पास में 3 युग्म हैं, तो ऐसे हमारे 3 जोड़े हैं, तो 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि हमें 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे रखा है उसने, और 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के दोनों बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो करते हैं, प्रतिशत ज्ञात करेंगे। कैसे कहते हैं? 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 300 वस्तु हैं, इनका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। ठीक जी, कोई डाउट? कह रहा है 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी ये सीपी, दोनों बराबर हैं। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 500 वस्तुओं का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 2 जीरो इधर खत्म, 2 जीरो इधर खत्म, तो ये कितना बचा 3SP
बराबर के 5 CP SP अपॉन CP बराबर 5, इधर का ऐसा कैसा ही रहेगा, और 3 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अब वो लाभ और हानि पूछ रहा है। अब CP, कोई चीज 3 रुपए की है 5 पे बेचती तो लाभ होगा या हानि, बताइए। कोई वस्तु 3 रुपए की है 5 रुपए में बेच दी, लाभ होगा या हानि, बताइए। 3 की है 5 में बेच दी तो लाभ हो रहा है, जाहिर सी बात है। कितने का लाभ हो रहा है, 2 का। तो 2 का लाभ कितने पर, 3 पर, तो 100 पे कितना, तो 100 पे कितना, परसेंटेज निकाल लो। 3 का हो गया 33 सही 1/3%। 2 का हो गया ये 2 का हो जाएगा ये 66 सही 2/3%। ठीक है। ये परसेंटेज जो भिन्न मैंने वहां आपको निकालनी सिखाई थी, ये उसी का तो है। फ्रैक्शंस कर ली तो बताई थी 1/3, 1/3 को कितनी परसेंटेज बोलेंगे, तो 33 सही 1/3%। अगर ये 2/3 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसमें 33 में 2 की गुना कर दो, 66, 1 में 2 की गुना 2/3%। मैंने यहाँ से इसको सीधा सीधा उठा लिया, 66 सही 2/3%। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखो बच्चों, विश्वास बना करके पढ़ो, आपको एक एक क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ, और इनसे बार कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। जितना भी क्वेश्चंस है वे सभी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशो हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, नंबर सिस्टम हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं बचेगा जो आपका छूट जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़िए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, खूब एंजॉय, और माता पिता की इज्जत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।